Namaste dear students, welcome to PT Education. My name is Tushant Yadav and let's have a complete discussion on restructuring of loans और debt restructuring. ये एक्चुअली स्टैटिक पोर्शन है। देखिए इंडियन इकोनॉमी में हम जब बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स क्या होते हैं। एक्चुअली ये स्टैटिक पोर्शन है पर करंट पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई ने कमेटी का गठन किया था, केवी कामत कमेटी। इस कमेटी की अब रिकमेंडेशन आ चुकी है। इसने एक रिपोर्ट दिया है, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर बैंक लोन्स विच वर स्ट्रेस्ड ऑन द अकाउंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। सर ये क्या बोल गए आप? देखिए कोविड-19 की सिचुएशन के कारण ये पेंडेमिक जब आया तो जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखे थे वो वापस करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे, तो वो बैंकों के जो लोन थे उनका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ने पहले क्या किया था, एक फ्रेमवर्क की बात की थी जिसे हम कहते थे रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस एज अ वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम फॉर लेंडर्स। तो लेंडर्स के लिए एक वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम की बात की थी आरबीआई ने, और इसको पूरा करने के लिए काम को आरबीआई ने कमेटी का गठन किया था जिसको हम बोलते हैं केवी कामत कमेटी। उस कमेटी की रिकमेंडेशन अब आ चुकी है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टैटिक पोर्शन समझे बिना तो इस न्यूज को हम समझ ही नहीं सकते। तो अभी अगर आपको शुरू में समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पहले हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद हमको ये पूरी न्यूज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ये चीज पढ़ सकते हैं पर अभी यहाँ पर फायदा नहीं होगा इस न्यूज को पढ़ने का। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, पहले स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपकी इंडियन इकोनॉमी वीक है, अगर उसके कॉन्सेप्ट आपके वीक है, तो यहाँ पर फुल कोर्स मैंने लॉन्च किया है इंडियन इकोनॉमी का। ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा तुरंत। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स मैंने लॉन्च किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं देने आपको। और देखिए मैंने यूनिट 2 लेक्चर 4, यूनिट 1 थी हमारी जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वो मैं कवर कर चुका हूँ। यूनिट 2 में मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस कवर कर रहा हूँ, जहाँ पर देखिए लेक्चर 4 में मैंने एनपीए, स्ट्रेस असेट, स्टैंडर्ड असेट क्या होते हैं, सब स्टैंडर्ड असेट क्या होते हैं, डाउटफुल असेट क्या होते हैं, लॉस असेट क्या होते हैं, मैंने सब कुछ बताया है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन क्या होता है ये भी यहां पर हमने सब कुछ पढ़ाया है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहां पर जाकर आप इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहां पर बहुत ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है, करंट अफेयर का एनालिसिस भी अवेलेबल है, तो आप जाइए इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, अपना प्यार यहां पर भी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असेट क्लासिफिकेशन, तो अब स्टैटिक पोर्शन पे आ चुके हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। बैंक के कुछ असेट होते हैं, कुछ लाइबिलिटी होती है, और उन असेट जो होते हैं बैंक के उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उससे पहले समझना पड़ेगा कि एसेट और लाइबिलिटी होती क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई बैंक है, एसबीआई बैंक, लेट्स से एसबीआई के पास कहीं से डिपॉजिट आएगा जो डिपॉजिटर्स देंगे, और एसबीआई किसी को लोन देगा जो बोरो करेंगे, यानी बोरोवर्स बोरो करेंगे तो एसबीआई लोन देगा उनको। तो बैंक का यही काम होता है, एक हाथ से पैसे रखना और दूसरे हाथ से पैसे वापस देना। तो जो डिपॉजिटर्स बैंक को पैसे देंगे तो बैंक उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके उनको वापस कर देगा, और बैंक जो लोन देगा किसी बोरोवर को तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी अगर सेविंग रेट 3% है तो बैंक 9% पे लोन देगा, और उसकी वजह से बैंक का जो मार्जिन बचेगा 6%, उससे बैंक की ऑपरेशनल कॉस्ट, बैंक के एम्प्लॉय को सैलरी और बैंक का प्रॉफिट आ जाएगा। समझ रहे हैं वर्किंग बैंक की? तो बैंक डिपॉजिट लेता है कम इंटरेस्ट रेट पर, उनको सेविंग रेट पर उनको इंटरेस्ट देता रहता है डिपॉजिटर्स को, और बोरोवर्स को लोन देता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और जो मार्जिन होता है वो खुद अपने ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए रखता है। इतनी चीज क्लियर है नहीं? अब हमको समझना है कि असेट क्या है एंड लाइबिलिटीज क्या है। देखिए लाइबिलिटीज का मतलब होता है जो आपका नहीं है, आपने किसी से लिया है वो आपको वापस करना है, वो आपकी लाइबिलिटी है यानी उत्तरदायित्व है। असेट का मतलब होता है जो आपका चीज है, जैसे घर आपका, अगर खुद का घर है तो आपका असेट है। असेट मतलब जो आपका है, यानी द थिंग्स विच यू ओन, दैट इज योर असेट। एंड अगर आप किसी को ओ करते हैं, किसी से आपने कुछ लिया है, दैट इज योर लाइबिलिटी। तो बैंकों ने डिपॉजिटर से डिपॉजिट लिया है, यानी बैंकों को डिपॉजिट वापस करने हैं, तो बैंकों के लिए डिपॉजिट्स क्या हैं? लाइबिलिटीज हैं।
और बैंकों ने किसी को लोन दिया है, अपना कुछ चीज दिया है, ये बोरोवर की जिम्मेदारी है बैंकों के लोन को वापस करना। तो ये बोरोवर्स की लाइबिलिटी होगी और बैंक का जो होगा असेट होगा। तो बैंक जो लोन देगी वो बैंक का असेट है, और जिसको वापस करना है, बोरोवर को वापस करना है, तो बोरोवर की लाइबिलिटी है। तो बैंक के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो डिपॉजिटर से जो बैंक पैसा लेता है बैंक की लाइबिलिटी है, क्योंकि उत्तरदायित्व है उसका उस पैसे को वापस करना। और बैंक जो लोन देता है वो बैंक का असेट होता है, क्योंकि बैंक को वो वापस लेना है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि वो बैंक का है। ठीक है, तो लाइबिलिटी और असेट आपको क्लियर है या नहीं? असेट क्या होगा बैंक का? लोन्स गिवन बाय बैंक, दैट इज बैंक का असेट। असेट को क्लासिफाई कैसे करेंगे, यानी लोन्स को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? देखिए, असेट को जब हम क्लासिफाई करते हैं या लोन्स को हम जब क्लासिफाई करते हैं, उसके रीपेमेंट स्टेटस पे क्लासिफाई करते हैं। रीपेमेंट स्टेटस, रीपेमेंट स्टेटस का क्या मतलब हुआ भाई? कि उसको रीपे कैसे किया जा रहा है, यानी अगर लोन किसी ने लिया है उसका रीपेमेंट स्टेटस कैसा है। क्या उसने पूरा लोन वापस कर दिया है? क्या वो कितने समय तक लोन वापस नहीं कर पाया? क्या प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है? क्या इंटरेस्ट अमाउंट दे रहा है? उस पर हम बात करेंगे। तो रीपेमेंट स्टेटस का क्राइटेरिया रखकर इनके असेट को क्लासिफाई किया जाता है। यानी अगर बैंकों ने अपना जो एक जितना लोन दिया है, यानी किसी एक्स पर्सन को अगर लोन दिया है 500 करोड़ का, और उसने पूरा 500 करोड़ ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस कर दिया, दैट असेट इज स्टैंडर्ड असेट। स्टैंडर्ड असेट का मतलब होता है सर कि अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है, उस व्यक्ति ने बैंक को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एकदम सही तरीके से पूरे के पूरे वापस कर दिए हैं। इसका मतलब बैंक का वो कैसा असेट है? स्टैंडर्ड असेट है। समझ रहे हैं बात? अगर बैंक का यह स्टैंडर्ड असेट है, इसका मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर असेट ही तो परफॉर्म करेगा। जैसे आपका घर है, आपने घर किसी को रेंट पे दिया तो वो आपको पैसा कमा कर देगा, यानी आपका घर जो असेट है वो आपको कुछ कमा कर दे रहा है ना? ऐसे ही बैंकों के लिए लोन असेट है, और कमा कर क्या दे रहा है? इंटरेस्ट कमा कर दे रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर बैंकों का असेट परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि वो कुछ कमा कर दे रहा है, दैट मीन्स बैंक के जो असेट है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, दैट मीन्स वो कैसे असेट हैं? स्टैंडर्ड असेट हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड असेट कभी नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं बन सकते। क्यों भाई? क्योंकि वो हमेशा परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने का मतलब यह है कि उन असेट पर हमेशा इंटरेस्ट मिलता रहता है, क्योंकि उसको पूरी तरह से रीपे किया गया है बोरोवर्स के द्वारा। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? एसेट के क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन समझ आया या नहीं? स्टैंडर्ड असेट कंप्लीट है या नहीं? ये हमने आपके लिए लगा दिया। स्टैंडर्ड सेट का कौन सा सेट होता है? विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा पेमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वापस आ गया है। विच डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क अटैच टू द बिजनेस एंड सच एन एसेट शुड नॉट बी एन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसा कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? ये हमने बहुत सुना है न्यूज में। मान लिए एसबीआई है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है TY, तो शांत यादव, मैं ही अपना नाम ले लेता हूं, किसी का नाम लेने से अच्छा है। तो एसबीआई से मैंने क्या किया? लोन लिया। मान लीजिए कुछ प्रिंसिपल अमाउंट था और मैंने उससे लोन लिया और उसको लोन इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। तो मान लीजिए 10 करोड़ का लोन मैंने लिया, जिसपे इंटरेस्ट जो आ रहा था वो 2 करोड़ रुपए तक का बन जाएगा एक साल में, यानी 12 करोड़ रुपए तक का एक साल में बन जाएगा। मुझको लोन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करना है। 12 महीने में अगर करना है तो हर एक महीने 1 करोड़ रुपए मुझको बैंक को वापस करने पड़ेंगे, जिसमें प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा, जिसे हम बोलते हैं EMI, मंथली इंस्टॉलमेंट। समझ रहे हैं इस बात को? तो एक्चुअली मुझे क्या करना है? एसबीआई को हर मंथ में मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और जो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है? प्रिंसिपल है और प्लस इंटरेस्ट है। इतनी बात समझ में आई? मान लीजिए मैंने जनवरी को लोन वापस करना है, जनवरी पहला महीना है जब हमको वापस करना है लोन, तो जनवरी से मुझे रीपेमेंट शुरू करनी है लोन की। तो जनवरी को मैंने अपनी EMI भर दी, फरवरी आया मैंने फरवरी को भी भर दी, मार्च आया मैंने मार्च में भी भर दी, लेकिन अप्रैल में मेरे पास किसी वजह से पैसे नहीं थे। तो अप्रैल की EMI मैं गलती से मिस कर गया, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली इतना वाइबल नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था 1 करोड़ रुपए, तो मैं पे नहीं कर पाया EMI, अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट मिस हो गई मेरी। तो अप्रैल में नहीं आया, तो बैंक ने मुझको नोटिस भेजा कि भाई साहब आपने
अपनी अप्रैल की मंथली इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं पूरी की है? तो मैंने उनको बताया कि सर मेरे पास इस मंथ में पैसे नहीं है, लेकिन मई के मंथ में मैं क्या करूंगा, इस मंथ की और इस मंथ की, दोनों मंथ की मैं ईएमआई पूरी तरह से पे कर दूंगा। तो बैंक ने कहा कोई बात नहीं, आप 1 महीने का टाइम ले लीजिए और वापस कर दीजिएगा। लेकिन जब मई आया, तो मई जब आया तो मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं कि मैं दोनों ईएमआई वापस कर सकूं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं प्रिंसिपल अमाउंट दे सकूं। तो मैंने बैंक से कहा मई में कि सर ऐसा है कि मैं आपको ईएमआई दोनों साल की, दोनों महीनों की तो पे नहीं कर सकता, लेकिन इन 2 महीनों में जितना इंटरेस्ट है मैं केवल इंटरेस्ट पे कर सकता हूं, अभी प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगा। तो बैंक ने कहा चलिए कोई बात नहीं, अभी आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप इंटरेस्ट पे कर दीजिए, ठीक है। तो अब आया मई के बाद जून। जून में जब डेट आई ईएमआई भरने की, तो मैंने उनसे कहा बैंक से कि मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, ना ही मैं प्रिंसिपल दे पाऊंगा, ना ही मैं इंटरेस्ट दे पाऊंगा, मैं कुछ दे ही नहीं पाऊंगा। अब ये बैंक का जो आपका लोन है, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो मैं बैंक का वापस पैसा कर ही नहीं पाऊंगा और मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो भाई साहब ने जब से देना बंद किया है, उसके बाद से 90 दिन हो गए हैं, 90 डेज हो गए हैं, बैंक का पैसा वापस नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? तो 90 दिनों बाद अगर भाई साहब ने कह दिया, 90 दिनों तक अगर भाई साहब ने इंटरेस्ट पे नहीं किया या प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया, अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो बैंक 90 दिनों के बाद अपने उस असेट को, यानी अपने उस लोन को क्या बोलने लगेगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्यों? क्योंकि 90 दिनों तक उस असेट ने परफॉर्म नहीं किया है, उस असेट ने अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कमाकर नहीं दिया है, इसलिए उस असेट को क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट। समझ रहे हैं? तो 90 दिनों तक क्राइटेरिया है कि 90 दिनों तक अगर उस व्यक्ति ने अपना इंटरेस्ट या मंथली इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया, तब उस पैसे को बैंक क्या बोलने लगेगी, उस लोन को क्या बोलने लगेगी, नॉन परफॉर्मिंग असेट, क्योंकि वो असेट परफॉर्म नहीं कर रहा। इतनी बात क्लियर है या नहीं आपकी? तो नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या है, वो असेट जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि भाई साहब ने तो पैसे वापस ही नहीं किए, डिफॉल्ट कर गए, भाई साहब डिफॉल्टर हैं, इसलिए वो एनपीए बन गए। इतना क्लियर है या नहीं? एक चीज यहां पर समझिएगा, अब यहीं पर मैं आपको रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन समझाने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। लेट मी रब दिस। और यहीं पे बहुत ही अच्छा खेल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ जाएंगे। मान लीजिए जून के महीने में भाई साहब ने ये नहीं कहा कि मैं आप मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, मैं आपको दे ही नहीं पाऊंगा, ये नहीं कहा। ये पहला केस होगा जब उसने वो कहा कि मैं दे ही नहीं सकता, मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा, मैं डिफॉल्टर हूं, ठीक है। तो बैंक उस असेट को नॉन परफॉर्मिंग असेट बोल देगा। लेकिन अगर उस भाई साहब ने ये बोल दिया, टीवाई भाई साहब ने, कि मैं बैंक जी, आपने मेरे को 10 करोड़ के लोन पर मान लीजिए आपने 6 या 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया था। लेट मी रब दिस। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया था, है ना। तो इस लोन को मुझे 1 साल में पे करना था। तो पहले ये स्ट्रक्चर था लोन का। मान लीजिए अभी कि 10 करोड़ का लोन था, 9% पे बैंक ने दिया था 1 साल के लिए। तो बैंक से मैंने ये कहा कि मैं, या तो आप ऐसा कीजिए, मैं इस लोन को 1 साल में वापस नहीं कर पाऊंगा, मैं इस लोन को 5 साल में वापस कर पाऊंगा। पहला केस ये है। देखिए बैंक से मैं कंडीशन बता रहा हूं अपनी, कि अगर मुझको 9% 10 करोड़ अगर मुझे वापस करना है आपका लोन, तो मैं 5 साल में कर पाऊंगा, आप 1 साल की जगह मुझे 5 साल का टाइम दीजिए। या दूसरी कंडीशन ये कह रहा है व्यक्ति कि आप ऐसा कीजिए, मैं आपको 1 साल में ही वापस कर दूंगा, पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके 6% कर दीजिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ कमी कर दीजिए। या ऐसा कीजिए, दोनों में कुछ कर दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 7% कर दीजिए और साल को बढ़ाकर 2 साल कर दीजिए। यानी बैंक से ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि या तो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दीजिए, या तो जो ईयर है उनको बढ़ा दीजिए, या दोनों में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कर दीजिए। कहने का मतलब ये व्यक्ति क्या कह रहा है बैंक से, कि किसी भी तरह से जो आपने ये स्ट्रक्चर बना रखा है लोन्स का, इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दीजिए, मेरे लिए रीस्ट्रक्चरिंग कर दीजिए लोन की। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये हुआ कि जो या तो आप इंटरेस्ट रेट में चेंज कर दीजिए, या तो आप ईयर, जो पेमेंट का ईयर है उसमें चेंज कर दीजिए, या दोनों में कुछ ना कुछ चेंज कर दीजिए, यानी जो लोन का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज कर दीजिए। इसको बोलेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। अगर बैंक मान गया कि चलो ठीक है, 9% के हिसाब से नहीं, 6% के हिसाब से वापस कर देना 1 साल में, तो इस लोन को अब नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं बोलेंगे, इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति डिफॉल्ट नहीं कर रहा है। अब इस लोन को बोलेंगे
रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। तो बैंक मान गया शर्त कि ओके आप 6% पे वापस कर दो, तो बैंक ने लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया, इसलिए इसको बोलेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। समझ आई बात या नहीं आई? तो नॉन परफॉर्मिंग असेट समझ में आया या नहीं आया? नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या है? अगर 90 दिनों तक आपने नहीं दिया तो नॉन परफॉर्मिंग असेट। लेकिन 90 दिनों के बाद अगर आपने 90 दिनों के बाद ये बोला, आपने उस लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करवा ली, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। समझ गए इस बात को? ये दोनों चीज क्लियर है या नहीं आपकी? देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट में पूरा लिख के आया हूं आपके लिए, पढ़ लीजिएगा। असेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट इज सीज टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। तो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देता है, इसलिए वो परफॉर्म करना बंद कर देता है, इसलिए ऐसे एसेट को बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और ये कार्टून देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेगा तो बैंकों का तो बैंड बच जाएगा भैया। और ओवर ड्यू डेट क्या होती है? जिस डेट को आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, अगर आप पे नहीं कर पाए और उसके बाद 90 दिन निकल गए हैं, आपने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिया या इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया आपने, तो ऐसे एसेट को बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहने लगेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। स्टैंडर्ड एसेट क्या होते हैं? आपने पूरा पे कर दिया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं? आपने 90 दिनों तक पे नहीं किया। अगर ये 12 महीनों तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में ये एसेट रहा, तो उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। समझ रहे इस बात को? तो 12 महीनों तक अगर ये एसेट एनपीए रहा, तो उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट। और अगर 12 महीनों तक ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहा, तो इसको बोलेंगे डाउटफुल एसेट। कि आपको डाउट है कि अब वो वापस आएगा ये एसेट। समझ रहे हैं? अगर 12 महीनों तक ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? डाउटफुल एसेट। अगर ये जो डाउटफुल एसेट है, अगर बैंक या किसी ने इंस्पेक्शन किया, आरबीआई ने इंस्पेक्शन किया, एक्सटर्नल इंटरनल जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने इंस्पेक्शन किया और उन्होंने फाइंड किया कि डाउटफुल एसेट बहुत ज़्यादा हैं और इनको रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है पूरी तरह से, तो वो बैंक का क्या हो जाएगा? लॉस एसेट। कि वो लॉस एसेट है, यानी एसेट वो मिलने ही वाला नहीं है। अब तो वो पैसे कभी वापस आएंगे ही नहीं। समझ रहे हैं? तो 12 महीनों तक एनपीए रहा तो सब स्टैंडर्ड, 12 महीनों तक अगर सब स्टैंडर्ड तो डाउटफुल, अगर डाउटफुल रहा बहुत दिनों तक तो वो लॉस एसेट कहला दिया जाएगा। ये एक चार्ट आपको क्लियर है नहीं? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन क्लियर है नहीं? कि एसबीआई ने क्या किया था? लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया था। इसीलिए रीस्ट्रक्चर मतलब कि उस लोन में या तो इंटरेस्ट रेट में चेंज कर दिया, या तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज कर दिया, या तो उसके ईयर ऑफ पेमेंट में चेंज कर दिया, कुछ चेंज करके लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी, तो उसे एनपीए नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। ये स्टैटिक पोर्शन है, यही कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए इसको अच्छे से, यही काम आएगा। अब समझते हैं कि न्यूज में क्या था। देखिए रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क का मतलब होता है किसी चीज को सॉल्व करना। रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस एज अ वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम फॉर लेंडर्स। तो जिन्होंने पैसे लिए थे, बोरोवर्स ने जो पैसे लिए थे, अब वो बोरोवर्स कोविड-19 की सिचुएशन के कारण सबका बिजनेस ठप पड़ गया। अब वो बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करेंगे? वो अपना लोन वापस कैसे करेंगे? मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे भरेंगे? तो आरबीआई ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा है कोविड-19 रिलेटेड जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है उसके लिए हम रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क लाते हैं ताकि हम वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग कर सके लोन्स की। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है ना कि वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? समझ आ रही बात? इसके काम के लिए, इस काम के लिए आरबीआई ने केवी कामत कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने अब बताया कि क्या करना चाहिए। तो उस कमेटी की अब रिपोर्ट आ गई है, इसलिए ये न्यूज में है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस कमेटी ने क्या बोला? इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया और कहा कि कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स को हम देखेंगे, कंपनी के जो कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स होंगे हम उनको निकालेंगे और हम देखेंगे कंपनी कितनी कैपेबल है लोन को रीपे करने के लिए, और उस हिसाब से हम रेजोल्यूशन प्लान्स बनाएंगे और हर सेक्टर का अलग स्पेसिफिक बेंचमार्क होगा जो पैरामीटर्स को देखने के बाद बनाया जाएगा। तो कामत कमेटी ने रिकमेंड करते हुए कहा कि कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स होंगे जिसके कारण, जिसको देखते हुए हम क्या करेंगे? रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाएंगे सभी सेक्टर्स के लिए अलग अलग। ये सब समझ में आई बात या नहीं? तो फाइनेंशियल पैरामीटर क्या होंगे हम सब कुछ समझेंगे आज। तो कोविड-19 ने ऐसा इंपैक्ट किया है कंपनीज पे, जो बेस्ट कंपनीज भी थी वो भी इसकी चपेट में आ गई और उनका भी बिजनेस लॉस में जाने लगा। ये तो बात आप जानते ही होंगे। और इसीलिए केवी कामत कमेटी ने कहा कि ऐसा कीजिए, जो ये कंपनीज हैं इनके ऊपर जो स्ट्रेस आया है तो आप इनको क्या कीजिए, एक बकेटिंग कर लीजिए। बकेटिंग मतलब कुछ आप
स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड बेस में बना लीजिए। मतलब जो माइल्ड स्ट्रेस क्रिएट किया है तो माइल्ड कैटेगरी में रखिए, जिनके ऊपर मॉडरेट स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, मॉडरेट इम्पैक्ट है कोविड-19 का, तो उनको मॉडरेट कैटेगरी में रखिए, और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट हुआ है उनको सीवियर कैटेगरी में रखिए। कहने का मतलब कंपनीज को आप 3 कैटेगरी में बांट दीजिए। तो बकेट बना लीजिए 3 ठो, माइल्ड कैटेगरी की, मॉडरेट कैटेगरी है एंड सीवियर कैटेगरी की। समझ रहे हैं इस बात को? तो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है उस इम्पैक्ट की वजह से कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इसके हिसाब से आप स्ट्रैटिफिकेशन कर लीजिए। देखिए, जो बैंकिंग सेक्टर का लोन था उसका 70% जो है वो इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 कारण। तो बैंक जितना भी लोन देती है उसका 70% को इम्पैक्ट किया है। और जब कोविड-19 नहीं आया था उसके पहले भी बैंकों के 45% इतने एसेट जो थे वो कम से कम स्ट्रेस थे, और जब कोविड-19 आ गया तो उसके बाद 30% और ज़्यादा स्ट्रेस हो गए। समझ रहे इस बात को? तो कोविड-19 ने मार तो बहुत मारी है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। सारा सब कुछ लॉकडाउन के कारण ठप पड़ गया था, कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा था, और एकदम रियलिस्टिक बात करें तो काफ़ी लोग तो एकदम नुकसान में आ गए थे। इसीलिए आरबीआई ने कहा कि हम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन करेंगे, क्योंकि आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो कमेटी ने जो ये बनाई, केवी कामत कमेटी, इन्होंने कहा कि देखिए हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, कवरेज रेशियो। ये कवरेज रेशियो देखेंगे, 3 तरह के रेशियो क्या होते हैं हम समझेंगे अभी। इन 3 तरह के रेशियो को देखने के बाद, असेस करने के बाद हम रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे कि किस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स की जाए। यानी रेजोल्यूशन प्लान का मतलब है कि कैसा प्लान, अरे इंटरेस्ट रेट को कितना कम करना है, कितना कम नहीं करना है, ईयर ऑफ पेमेंट को कितना ज़्यादा बढ़ाना है, कितना नहीं बढ़ाना है, कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा ना। तो आरबीआई ने जो कमिटी का गठन किया था उसने ये कहा कि हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे और वो रेशियोज हमें ये बताएंगे कि हमको अपना रेजोल्यूशन प्लान कैसा लाना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो उन्होंने कहा कि ये सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, कवरेज रेशियो देखेंगे। हम भी देखेंगे कि ये क्या होते हैं। देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब ये होता है, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब ये है कि कंपनी की बैंकों के लोन जो है उसकी वापस करने की कैपेबिलिटी कितनी है। तो सॉल्वेंसी रेशियो कैसे पता करेंगे? अगर आप कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए, यानी कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको देख लीजिए और उन इक्विटी के ऊपर कंपनी ने कितना डेट लिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रीपे करने की क्षमता कितनी है। या तो आप ऐसा देखिए कि जितना भी टोटल उनका असेट है वो देख लीजिए कंपनी का, और डेट देख लीजिए। तो टोटल असेट टू डेट का रेशियो देख लीजिए, तो पता चल जाएगा कि आपका डेट रीपे करने की कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है कंपनी में। या तो आप ऐसा कीजिए, कंपनी की आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लीजिए। इंटरेस्ट, अब आपको ये नहीं पता होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हम बताएंगे आपको। देखिए, ये सब सॉल्वेंसी रेशियो हैं तीनों तरह के, आपको 1 बाय 1 ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि बस आप इतना डीप नहीं जाना है। बस आप ये समझिए कि सॉल्वेंसी रेशियो है क्या। ये कैपेबिलिटी बताएगा किसी भी कंपनी की कि आपने जो डेट लिया है उसको रीपे करने की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। उसमें से आपको मैं बता रहा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए, कोई भी कंपनी अगर लोन लेती है तो उसमें जो इंटरेस्ट वापस करना होता है वो तो करना ही होता है। अगर 10 रुपए का इंटरेस्ट वापस करना है तो कंपनी को अगर 60-70 रुपए का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो लोन कंपनी इसी पर्पस के लिए लेती है, उसको घर में रखने के लिए नहीं लेती है, उसको लेती इस पर्पस के लिए कि उसको वापस कर सके और उस लोन से वो खूब ढेर सारा प्रॉफिट बनाए, और प्रॉफिट बनाने के बाद 10 रुपए का इंटरेस्ट वापस करके 50-60 रुपए का अपना प्रॉफिट कमाए। समझ रहे हैं इस बात को? तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए ताकि अपना लोन और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों वापस कर सके। करेक्ट बात है या नहीं? तो कोई भी कंपनी लोन इसी पर्पस के लिए लेती है कि आगे जाके वो कुछ ऐसा करेगी ताकि खूब प्रॉफिट कमाएगी और इंटरेस्ट के साथ लोन को वापस कर देगी। लेकिन कोविड के कारण सर क्या हुआ, सब कुछ ठप पड़ गया, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो थी कंपनीज की वो कम हो गई, तो इंटरेस्ट लोन रीपे करने की क्षमता कम हो गई। तो यही हम देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो में, हम यही देखेंगे कि जितना भी उन्होंने डेट लिया है। अब ये मैं आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बता रहा था कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है ये आप देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि आपने जितना भी आपके पास टोटल आपको इंटरेस्ट पे करना है, मान लीजिए टोटल इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो आप ये इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करेंगे? जो भी आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैसे, आपने जब कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया है, कोई भी टैक्स पे नहीं किया है, या कोई भी आपका डेप्रिसिएशन नहीं है,
तो इन सब के पहले आपका जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में आपको अगर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, अगर इसका रेशियो हमको पता चल जाए, जिसे हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पता कहते हैं, अगर ये पता चल जाए हमको, तो हमको ये पता चल जाएगा कि कंपनी के पास कितनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको समझ में आया। कहने का मतलब मेरा ये था कि ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है, अगर ये हमें पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कंपनी की रीपे करने की कैपेबिलिटी कितनी है। सॉल्वेंसी रेशियोज याद रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की बात करता है, यानी 1 साल के ऊपर के जो डेट होते हैं उनकी बात करता है सॉल्वेंसी रेशियो। तो जितने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, लॉन्ग टाइम जो फाइनेंशियल डेट हैं, उनको रीपे करने की कितनी कैपेबिलिटी है, ये सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। अगर शॉर्ट टर्म लोन है, उनको अगर चेक करना है कि कैपेबिलिटी कितनी वापस करने की, तो उसे निकालने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं। और कवरेज रेशियो क्या होता है? देखिए, कवरेज रेशियो इसको बोलते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये क्या होता है? देखिए, आप जब भी कोई लोन लेते हैं तो आपको 2 तरह की सर्विस देनी पड़ती है। एक तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है और दूसरा आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना पड़ता है और इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। ये 2 सर्विसेज होती हैं। इन 2 सर्विसेज को कवर करने के लिए आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तभी तो इन 2 सर्विस को कवर कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं हम कवरेज रेशियो। तो कवरेज रेशियो यही बताता है कि आपके पास कितना कैश का इनफ्लो है, कितना कैश आपके पास आ रहा है, ताकि आप ये दोनों सर्विसेज आप अपनी चुका सको। कहने का मतलब ये है, ये भी यही बता रहा है कि कंपनी की कितनी कैपेबिलिटी है उस लोन को वापस करने की। तो लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो है कवरेज रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ आ रही है या नहीं बात? इतना हम मेहनत कर रहे हैं, इतना समझाने में इसलिए जोर दे रहे हैं, इतना स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको इसीलिए बताया है कि ये 3 चीजें बता सकूं और ये बता सकूं कि ये रिपोर्ट क्या है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये बहुत ईजिली हम समझ जाएंगे। आपको समझ आई बात या नहीं? तो केवी कामत कमेटी ये कह रही है कि हम ये फाइनेंशियल रेशियोज चेक करेंगे हर कंपनी का, और जो कंपनी इन रेशियो में सही बैठेगी उनको उसी हिसाब से उनके लोन्स का रीस्ट्रक्चर करेंगे। यानी जिनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा देने की है वापस, उनके लिए हम थोड़ा कम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। 9% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें तो हम 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि उनकी देने की वापस करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। जिनके पास कैपेबिलिटी कम होगी उनको 6% पे हम रीस्ट्रक्चर कर देंगे लोन को। तो हम देखेंगे कि फाइनेंशियल रेशियोज हैं, फाइनेंशियल रेशियोज कंपनी के कैसे हैं, उसी हिसाब से हम उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे लोन्स की। यही रेजोल्यूशन प्लान होगा। तो केवी कामत कमेटी ने कहा कि जो भी इम्पैक्ट है कोविड-19 का, उसके हिसाब से उन्होंने 26 सेक्टर सिलेक्ट किए हैं, और जिसमें पावर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड रियल एस्टेट, ये सारे इंक्लूडेड हैं। और सभी फाइनेंशियल फैक्टर्स को याद में रखते हुए इन सबको फैक्टर करके हम एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे, जिसकी वजह से हम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स कर सकेंगे। तो आपको पूरा समझ आई या नहीं आई बात? बहुत मेहनत से हमने आपको समझाया है, आपको समझ आया या नहीं? तो ये सब क्यों है? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स के लिए। कैसे करना है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स? फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखेंगे कंपनी के, और रीपे करने की कैपेबिलिटी पता चल जाएगी, तब हम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स उनका उसी हिसाब से करेंगे। ये केवी कामत कमेटी ने कहा, जो कि आरबीआई ने बनाया था वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स के लिए। समझ आई बात या नहीं? तो पूरा कॉम्प्रहेंसिव हमने आपको डिस्कशन किया है। स्टैटिक पोर्शन के साथ मैंने करंट अफेयर पूरा रिलेट करके आपको बताया है। हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये आपको हमारा सेशन आज का। ये मेरा चैनल है, अपना प्यार यहाँ पर ज़रूर दीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी का कोर्स पूरा चल रहा है, आइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये पीटी के कुछ बेहतरीन रिसोर्सेज हैं, आइए इनका भरपूर लाभ ज़रूर उठाइए। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में ये तैयार किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।